हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब लगातार एक के बाद एक खराब रिजल्ट्स और खराब परफॉर्मेंसेस के बाद हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग रेयरली जीतते हैं कोई मैच, जहां पे खराब परफॉर्मेंस या अच्छा परफॉर्मेंस और मैटर नहीं करता, जहां पे सिर्फ रिजल्ट्स मैटर करते हैं, जहां पे सिर्फ पॉइंट्स मैटर करते हैं और परफॉर्मेंसेस मैटर ही नहीं करता। मतलब अब अच्छा खेलो या खराब खेलो और मैटर नहीं करता। अभी हम लोग को रिजल्ट्स चाहिए, अभी हम लोग को 3 पॉइंट्स चाहिए ताकि जो बचा हुआ जो सीज़न है उसमें से हम लोग कुछ सैल्वेज कर पाएँ। और इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल मैच था पाउक के साथ, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में, जो कि रूट वैन निस्टेलरॉय की इंटरिम मैनेजर टेन्योर का 3rd मैच है। और ये मैच से पहले हम लोग उम्मीद बना के रखे थे वी माइट हैव आवर फर्स्ट विक्ट्री एट यूरोपियन स्टेज इन दिस सीजन, और वही हुआ है। एट द एंड हम लोग 2-0 जीत गए हैं एंड इट वाज द फर्स्ट victory of Manchester United at European stage in this season after 11 games। जी हाँ, इससे पहले लास्ट 11 गेम्स में हम लोग सिर्फ एक ही मैच जीते थे एट यूरोपियन स्टेज, क्योंकि एरिक टेनहाग के अंडर पहले सीजन में भले ही हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, यूरोपियन स्टेज में हम लोग बार्सिलोना को भी हराए थे, लेकिन सेकेंड सीजन के चलते जब से हम लोग चैंपियंस लीग में गए थे उसके बाद से हम लोग का रिकॉर्ड इतना ही खराब रहा है। आप अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करो या परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करो, दोनों ही इक्वली खराब रहे हैं। और इस सीजन में भी जब हम लोग शुरू किए थे यूरोपा लीग में, तब भी तीनों मैचेस में ही तीनों मैचेस हम लोग ड्रॉ कर चुके थे और कुल मिला के लास्ट 11 अपीयरेंसेस में हम लोग सिर्फ एक ही विक्ट्री हम लोग को मिला था यूरोपियन स्टेज में। तो कल का विक्ट्री इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ 3 पॉइंट भी हम लोग को चाहिए था, जो कि एट लास्ट हम लोग को मिला है यूरोपा लीग में। और ये 3 पॉइंट के चलते हम लोग अभी टेबल में नंबर 15 में आ चुके हैं। और अगर आपको डायरेक्ट क्वालिफाई करना है नेक्स्ट राउंड में, तो आपको टॉप 8 में फिनिश करना होगा। और 8 प्लेस के साथ अगर करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पॉइंट टैली है इन यूरोपा लीग उसकी अगर बात करें, तो अभी पॉइंट गैप सिर्फ 3 पॉइंट का ही है और अभी 4 मैचेस बाकी है। और अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली फिक्चर्स थोड़ा आसान है। अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले 3 फिक्चर्स के साथ, जहां पे हम लोग 3 मैचेस लगातार ड्रॉ किए थे, तो वहां पे फेनेरबाचे एंड पोर्तो वाला मैच तो ऑब्वियसली टफ था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन ट्वेंटे वाला मैच हम लोग को जीतना चाहिए था क्योंकि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में था। लेकिन उस मैच में तो हम लोग आउटप्लेड ही हो गए थे, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन अगले जो 4 मैचेस बाकी हैं वो 4 मैचेस विनेबल मैचेस हैं। उसमें से अगर 3 मैचेस भी हम लोग जीत जाते हैं और एक ड्रॉ निकाल पाते हैं, हम लोग का चांसेस बढ़ जाएगा टॉप 8 में फिनिश करने का। और बचे हुए 4 मैचेस में से अगर चारों मैचेस हम लोग जीत जाते हैं, तो श्योर शॉट हम लोग टॉप 8 में फिनिश करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए कल वाला विक्ट्री हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर मैच की बात करें तो देखिए, मैच उतना कुछ खास नहीं था एंड आई मस्ट से रूट वैन निस्टेलरॉय के अंडर ये सबसे घटिया मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इट वाज अ ऑफुल डिस्प्ले। आप समझ ही सकते हो, अगर मैं इंटायर फर्स्ट हाफ की बात करूं, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में अगेंस्ट अ टीम लाइक पाउक, अगर फर्स्ट हाफ में आपका इंटायर हाफ में शॉट ऑन टारगेट 0 रहता है और पाउक का शॉट ऑन टारगेट 2 रहता है, तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग कितना बुरा खेले हैं। थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि आप पाउक के साथ खेल रहे हो, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में, जहां पे आपको मतलब क्राउड से सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी मैच उतना खास नहीं था हम लोग के लिए। जब मैच शुरू हुआ था तो हम लोग को देखने को मिला कि रूट वैन निस्टेलरॉय ने थोड़ा बहुत रोटेशन किया था। हम लोग का जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो खेला था कल जॉनी एवंस एंड विक्टर लिंडेलॉफ। डियोगो डालो लेफ्ट में शुरू किए थे एंड माज़राउई राइट में, और बीच में कैसेमीरो उगारते, नंबर 10 में ब्रूनो, राइट हैंड साइड में अमाद, लेफ्ट हैंड साइड में गार्नाचो और सामने हॉयलैंड। तो एक चीज जो शिकायत हम लोग कर सकते हैं कल रूट वैन निस्टेलरॉय से, वो ये कि गर्नाचो को कल वाला मैच रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले लगातार वो खेल रहा था और सबसे ज्यादा मिनट्स उसको ही मिला था। तो कल अगर गर्नाचो को रेस्ट देते और उसको बाद में अगर लेके आते, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव होता। और हम लोग ये सीजन में लगातार, ये सीजन में ही, लास्ट वाले सीजन में भी बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि जब गर्नाचो को हम लोग स्टार्ट देते हैं तब वो परफॉर्मेंस उससे नहीं निकल के आता, जबकि अगर वो बेंच से आता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, इट इज व्हाट इट इज। और दूसरी बात तो ये कि अमाद को स्टार्ट मिला, मार्कस राशफोर्ड को बेंच किया,
तो ये चीज़ भी अच्छा ही लगा देख के कि अमाद को स्टार्ट मिला है बहुत दिन के बाद, जो कि एरिक टेन हाग अमाद को पहले तो इंटीग्रेट किए थे जब सीज़न शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न उन्होंने उसको खिलाया नहीं। क्लियरली विजिबल है कि अमाद जैसा जो टेक्निकल प्लेयर है, वो बॉल होल्ड कर सकता है, उसका पासिंग सेंस अच्छा है, उसका फुटबॉल आईक्यू मतलब ठीक-ठाक है, तो इसीलिए वो चांस क्रिएशन वगैरह में भी हेल्प करता है और फिनिश भी कर सकता है। इसी का ही एक झलक कल फिर से हम लोगों को देखने को मिला है एंड थैंक्स टू अमाद डियालो, कल उसने ब्रेस स्कोर किया और उसी के साथ हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया है। पहला वाला जो गोल था वो आप कह सकते हो कि बिल्डअप अच्छा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ही हम लोग वो गोल स्कोर किए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग गोल स्कोर किए। अगर सेकंड गोल की भी बात करूँ, वो भी आउट ऑफ नोवेयर ही हम लोग स्कोर किए थे, क्योंकि पहली हाफ की अगर मैं बात करूँ तो पहले हाफ में जैसा कि मैं कह रहा था कि एक फ्लैट सा परफॉर्मेंस था, एक ब्लंट परफॉर्मेंस था, जहां पे हम लोग बॉक्स तक, ओपोनेंट के बॉक्स तक, पेनल्टी बॉक्स तक तो पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद वी लैक द क्वालिटी ऑफ अ फाइनल बॉल। हम लोग हॉयलैंड को इंटर फर्स्ट हाफ में एक भी बॉल फीड नहीं किए और उसी के साथ हम लोग गार्नाचो के थ्रू और अमाद के थ्रू चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रूनो भी ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था और पहले हाफ में अगर थ्रेटनिंग चांसेस की बात करें तो वो आपका था पाउक के पास। सेकेंड हाफ में भी पाउक के पास एक ब्रिलियंट चांस था गोल स्कोर करने का। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आई हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू आंद्रे ओनाना, स्पेशली इस सीजन में। लास्ट सीजन में वो क्रिटिसिज्म के बाद इस सीजन में उसने जैसे शुरू किया है, एंड आई मस्ट से अगर आंद्रे ओनाना ऐसे परफॉर्मेंसेस हर एक मैच में नहीं डालते तो बहुत सारे मैचेस के रिजल्ट्स हम लोग के अगेंस्ट में जा सकता था। और जितने भी बचा कुचा जो पॉइंट हम लोग को मिला है इस सीजन में, बोथ इन इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड यूरोपा लीग, वो भी नहीं मिलता हम लोग को। तो कल वाले मैच में भी पाउक के पास 2-3 ऐसे चांसेस थे जहां पे हम लोग गोल कंसीड कर सकते थे। हम लोग अलाउ कर रहे थे उनको शॉट लेने में बॉक्स के सामने या फिर बॉक्स के अंदर से, वी आर अनएबल टू मार्क देम, और वहां से वो लोग गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन थैंक्स टू आंद्रे ओनाना कि उसने डिसेंट सा सेव निकाला हर बार जब भी मौका मिला। हालांकि ओवरऑल मैच में 2 या 3 ही ऑन टारगेट शॉट था पाउक के पास, लेकिन उसमें से एक चांस जो था, जो सेकंड हाफ में आया था, जिसमें उनका जो स्ट्राइकर है वो बिल्कुल ही खाली था, अनमार्क था हम लोग के बॉक्स में। उसने एक मतलब जो शॉट लिया था, वो शॉट, तो पहली बात तो ये कि वो शॉट अच्छा नहीं था, दूसरी बात आंद्रे ओनाना को आपको क्रेडिट देना होगा कि उसने वो सेव निकाला। सेकंड हाफ में जब लिसांद्रो मार्टिनेज आए उसके बाद हम लोगों को प्लेइंग फ्रॉम द बैक थोड़ा अच्छा देखने को मिला, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज जब नहीं रहता है या फिर डिलीट जब नहीं रहता है, तब अगर आप जॉनी इवांस या विक्टर लिंडेलॉफ के साथ खेलना चालू करते हो तो उस सिचुएशन में ये दोनों के पास, पहली बात तो ये कि इन दोनों के पास रिकवरी पेस नहीं है। मतलब अगर ये लोग ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं तो बॉल अगर लूज करते हैं तो ये लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनके पास वो टाइम एंड स्पेस नहीं है। तो इसीलिए प्लेइंग फ्रॉम द बैक उतना अच्छा नहीं रहता है। प्लेइंग फ्रॉम द बैक में ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाता है आपका डिएगो डैलो एंड मजरूई के ऊपर, लेकिन ये दोनों भी एट टाइम्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग का ऑफ द बॉल रनिंग एंड पोजीशनिंग उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए हम लोग वो पासेस नहीं खेल पा रहे थे, हम लोग का फुटबॉल में वो फ्लूइडिटी नहीं दिख रहा था, और उसी के साथ हम लोग मतलब थोड़ा बहुत टायर्ड दिख रहे थे, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस। सेकेंड हाफ में जब 70 मिनट का मार्क हो चुका था, उसके बाद तो ब्रूनो फर्नांडिस एकदम ही खत्म हो चुके थे, मतलब उससे मिनिमम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ही मेरा थोड़ा बहुत कहना है कि आप मेसन माउंट को जब लाए थे सेकंड हाफ में, तो उस वक्त आप ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रूनो को लेस्टर के साथ अगले वाले इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम में फिर से हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ब्रूनो को भी एक रेस चाहिए होता है। जब 2-0 हो चुका था तब आमाद को सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, और अगर आप आमाद को भी सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो वहां पे आप एंटनी को खिला सकते थे राइट विंग में, और ब्रूनो की जगह पे आप मेसन माउंट को खिला सकते थे। तो ये थोड़ा बहुत चीजें जो है वो रूड वैन निस्टेलरॉय और उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव वे से कर सकते थे, कीपिंग इन माइंड की लेस्टर के साथ जो मैच है वो हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच है। तो पहले हाफ में एक खराब परफॉर्मेंस, एक ब्लंट सा परफॉर्मेंस देने के बाद सेकेंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग गोल स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भले ही ओपोनेंट के बॉक्स तक पहुंच तो जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वी वर लैकिंग दैट फाइनल पास, वी वर लैकिंग दैट क्वालिटी अप फ्रंट। लेकिन सेकेंड हाफ में आउट ऑफ नोवेयर हम लोग एक गोल स्कोर कर देते हैं, एंड आई मस्ट से गोल एक हेडर गोल था, और जो कि सेकेंड बार से अहमद ने स्कोर किया, एंड ही वाज द स्मॉलेस्ट पर्सन इन आवर टीम। और वो उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आपका बैक जब आपका गोल फेसिंग होता है और उस वक्त में अगर आप आपका मोमेंटम होता है वो अवे फ्रॉम द गोल और आप इन द एयर हो,
उस टाइम पे आप हेड मारते हो वो भी सेकंड बार में, तो वो उतना आसान नहीं होता है। तो ये गोल मारना उतना आसान नहीं है, लेकिन आइमास से वहां पे आमाद ने एक अच्छा फिनिश किया है। पहला गोल जब हम लोग स्कोर कर दिए थे सेकंड हाफ शुरू होते ही, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम लोग दूसरे गोल के लिए जाएंगे और मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग के पास अप फ्रंट में वो क्वालिटी नहीं था। अलेहांद्रो गार्नाचो के पास 2-3 मोमेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो चांसेस हम लोग गवा दिए। और दूसरी बात तो ये है कि पाव को भी आपको क्रेडिट देना होगा। उन लोगों से हम लोग ऐसा एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली इन द ओल्ड ट्रैफोर्ड, कि वो लोग अपना शेप मेंटेन करेंगे और एक डिफेंसिव डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और लगातार हम लोग जो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं उनको स्टेडीली डिफेंड करेंगे। तो ऐसा एक एक्सपेक्टेशन हम लोग को नहीं था पाओक से, और वो लोग वो करके दिखाए कल। उसमें हम लोग का भी एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि हम लोग के पास वो क्वालिटी नहीं था, हम लोग के पास टायर्ड लेग्स था। तो इसलिए रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड हाफ में। एरिक्सन जब आता है उसके बाद गेम का कंट्रोल हम लोग को लग रहा था कि गेम में थोड़ा बहुत कंट्रोल हम लोग को मिलेगा, क्योंकि उगारते येलो कार्ड में था। तो एरिक्सन और कैसेमीरो खेल रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल हम लोग को मिल सकता है गेम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ हद तक ऐसा ही एक बोरिंग सा मैच हो रहा था, जहां पे हम लोग के पास पोजीशन तो था, लेकिन हम लोग वी डिडंट नो हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर चांस एंड हाउ टू फिनिश। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर फिर से अमाद एक बॉल अपने दम पे जीतता है पाव के डिफेंडर के साथ डुअल में, और उसके बाद वहां से ही आउट ऑफ द बॉक्स उसने एक चांस क्रिएट करता है खुद के लिए और एक कर्लर सा बैंगर सा गोल मार देता है, और हम लोग को 2-0 लीड मिल जाता है मैच में। एंड आई मस्ट से इट वाज अ हेल ऑफ अ गोल फ्रॉम अमाद डियालो। अमाद डियालो का कल 57 टचेस था ऑपोजिशन बॉक्स में, तो आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा है अमाद डियालो का। तो ऐसे एक परफॉर्मेंस के बाद वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी विल डेफिनेटली लव हिम, वी विल लव टू सी हिम टू गेट मोर मिनट्स अंडर द न्यू मैनेजर। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि अगले मैच में रूड वैन निस्टेलरॉय अमाद डियालो को फिर से एक मौका देते हैं कि नहीं, और उसके बाद रूबेन अमोरिम कैसे अमाद डियालो को इंटीग्रेट करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। ओवरऑल जैसा कि मैं कह रहा था, ओवरऑल मैच में ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स टायर्ड लग रहे थे और हम लोग का ऑफ द बॉल रन्स उतना खास नहीं था, हम लोग पोजीशन नहीं ले रहे थे। इंटायर मैच में हॉयलैंड जब तक खेल रहा था उसको हम लोग बॉल फीड नहीं कर रहे थे। तो जितनी भी सारे इश्यूज हम लोग को मालूम है कि हम लोग की टीम में है, वो सारा ही इश्यूज कल वाले मैच में भी फिर से देखने को मिला। लेकिन ये वीडियो जब मैं शुरू कर रहा था तब एक चीज मैं आप लोगों से कहा था कि अभी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहां पे परफॉर्मेंस और मैटर नहीं करता, पॉइंट्स मैटर करता है। तो इसीलिए आई मस्ट से कि परफॉर्मेंस कैसा है वो आप भूल जाओ, क्योंकि 2.5 साल एरिक टेन के अंडर खेलने के बाद भी परफॉर्मेंस ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, स्पेशली गोइंग इनटू द थर्ड सीजन। और अभी रूबेन अमोरिम एक नया मैनेजर आएगा, उनको भी टाइम चाहिए होगा, वक्त चाहिए होगा टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव स्क्वाड। तो इसीलिए परफॉर्मेंस को लेके अभी उतना ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। अभी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे हम लोग को जीतना बहुत ही जरूरी है टू सैल्वेज समथिंग इन दिस सीजन। तो इसीलिए कल की विक्ट्री के लिए आप खुशियां मनाओ कि कल हम लोग 3 पॉइंट हम लोग को फाइनली मिल चुका है, और फाइनली 11 गेम्स के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव won a game at European stage in this season। और इसी के साथ हम लोग को टेबल में भी थोड़ा ऊपर हम लोग चले गए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग 21 में थे, वहां से हम लोग 15 में अभी आ चुके हैं, और अगले 2-3 मैचेस अगर हम लोग जीत जाते हैं तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल मतलब टॉप 8 में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आगे जाके हम लोग कैसे करते हैं। और एक मैच बाकी है अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय, एंड आई मस्ट से सही वक्त या सही सिचुएशन, सही सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है जहां पे रूड वैन निस्टेलरॉय को मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेज करने का मौका मिला है। लेकिन मेरा जो ड्रीम था कि ऐसा एक दिन मुझे देखना है कि रूड वैन निस्टेलरॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज करेंगे, वो ड्रीम तो पूरा हो चुका है। और आप देखिए कि कैसा कोइंसिडेंस है, मतलब लक है या फिर ये पहले से ही रिटन ऑन द स्टार्स है, मुझको मालूम नहीं है कि रूड वैन निस्टेलरॉय को 4 मैच मिलता है मैनेज करने को, और वो 4 मैच ही इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड, वो 4 मैच ही ओल्ड ट्रैफोर्ड में है। तो इससे बढ़िया और चीजें नहीं हो सकता था फॉर रूड वैन निस्टेलरॉय। और उसकी अगर रिकॉर्ड की बात करें एज ए इंटरिम मैनेजर, तो 3 मैचेस में हम लोग 2 विक्ट्री हम लोग को मिला है और 1 मैच ड्रॉ किए हैं हम लोग, जो मैच हम लोग जीत सकते थे कायदे में अगर देखा जाए अगेंस्ट चेल्सी। तो ओवरऑल जीत बहुत रेयर था इस सीजन में।
अगर मैं ऑल कंपटीशंस की बात करूं, सारे कंपटीशंस को मिला के इस सीजन में जीत एक रेयर वर्ड है, एक रेयर टर्म है और एक रेयर फिनोमेनल हम लोगों के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए। तो अगर रुड वैन निस्टेलरॉय के टेन्योर में 3 मैचेस के अंदर ही अगर 2 मैच हम लोग जीत जाते हैं और 1 मैच ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी विल बी डिलाइटेड। और आखिरी मैच बचा है रुड वैन निस्टेलरॉय के टेन्योर में अगेंस्ट लेस्टर, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो हम लोग चाहेंगे कि वो मैच में भी हम लोग को 3 पॉइंट मिले। वो मैच में अच्छा आपको तो खेलना ही होगा। अगर प्रीमियर लीग साइड को आपको हराना है तो यू हैव टू प्ले योर ए गेम। लेकिन हम लोग को मालूम है कि हम लोग के टीम में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। पूरे इंटायर मैच में तो हम लोग वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेज वाइज हम लोग को अच्छा खेलना होगा और जब भी चांस मिले उसको हम लोग को बड़ी करना होगा इफ वी वांट 3 पॉइंट्स। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लेस्टर के साथ हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कल वाले मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और रूट को एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर हम लोग आखिरी बार देखेंगे ऑन संडे अगेंस्ट लेस्टर। तो दुआ करेंगे कि वो मैच हम लोग जीत जाएं और एक अच्छे नोट पे रूट के साथ फिनिश करें। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शर्माइए मत, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।